जहां हो गया वो यादों का मोहल्ला, एक ऐसा मोहल्ला जिसका कल्चर, ट्रेडिशन और लोग किसी के दिल को भी छू लेते थे। जहां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंटेलेक्चुअल या पढ़े लिखे लोग तो पैदा ना होते, लेकिन तरबियत, मेहनत और मोहब्बत विरासत में जरूर मिलती। स्ट्रगल उसकी होती है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही दिन की। हमारी स्ट्रगल नहीं है, हमारी आप अपनी हार्ड वर्क को स्ट्रगल बोल के उसको ग्लोरीफाई कर सकते। इन सब के बाद इनका मकसद ज्यादा पैसा कमाना ना था, इनका मकसद बड़े बड़े ड्रीम्स देखना ना था, इनका मकसद नेम फेम हासिल करना बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मकसद था क्या? मकसद था सिर्फ सरवाइव, एक ऐसी लाइफ में सरवाइव जहां एक टाइम तो खाया लेकिन दूसरे वक्त की फिक्र जरूर सताती। ऐसे मकान में सरवाइव जिसकी छल टपकने से अक्सर रातों की नींद उड़ जाती। ऐसे कपड़े में सरवाइव जो हर ईद, हर शादी और हर खुशी के मौका पर कभी बदलता ही ना। लेकिन इन सब के बाद इनके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आता कि हाउ विल वी सरवाइव टुमारो। और ये आने वाला कल इनकी जिंदगी में ऐसा ना था जो 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद आता, बल्कि हर आने वाले दिन के बारे में सवाल उठता कि कैसे आज का दिन गुजार कर कल का दिन गुजारना है। एक दिन के लिए सरवाइव इन्हें एक ही रोड मैप फॉलो करने का कहता कि पेरेंट्स से मिलने वाली तरबियत के बाद दिन भर काम करके मोहब्बत से जिंदगी गुजारना। जिंदगी भी कोई खुशी नहीं रही भाई, सारी जिंदगी सस्ती दी गुजारी है। लोगों घर का भी लोगों के कपड़े, लोगों की मिट्टियाँ भी ला के दी थी, पांडे भी धोते, लोगों के घरों में झाड़ू भी मारे। लेकिन सवाल ये है कि दिन भर काम करने और सालों स्ट्रगल्स करने के बाद ये लोग इतना कामयाब क्यों ना हो पाए? क्यों इनको हमेशा रोटी, कपड़ा, मकान की फिक्र सताती रहती? आखिर क्यों हर गुजरते दिन ये हर आने वाले दिन में सिर्फ सरवाइव करने का ही सोचते? वेल, इन सब क्वेश्चंस के बाद हमें लगता है कि ये लोग फेलियर्स हैं। ये लोग लिमिटेड और जस्ट सरवाइव पर ही रुकी हुई लाइफ गुजार कर आए हैं। आखिर हमें क्यों खुद की एफर्ट से, खुद की स्ट्रगल से और खुद सैक्रिफाइसेस से वो सब कुछ बदलने के लिए कहा जाता है जो हमारे पेरेंट्स खुद की एफर्ट से, खुद की स्ट्रगल से और खुद सैक्रिफाइसेस से बदल ना पाए? हमारे पेरेंट्स का सर्वाइव बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा आप समझते आए हैं। सर्वाइवल वाज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ देयर टाइम। और फिर हमारे पेरेंट्स ने इस विक्ट्री को पाया भी। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कभी भी लूजर नहीं, बल्कि हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे खुद की स्ट्रगल से, खुद की एफर्ट से और खुद सैक्रिफाइसेस से जिंदगी जी जाती है। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि कैसे सर्वाइवल ही कभी कभी इंसान के लिए सबसे बड़ी सक्सेस होता है और इस सक्सेस को पाना हमारे पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी था, और फिर इसी सर्वाइव से वो हम तक क्या लेकर आए। आइए समझते हैं। 7 years of research, 100 miles, and 4 athletes were retracing the footsteps of the Donner Party. The story of the Donner Party in school and the incredible winter they endured back in 1846. How does it stack up to what the Donner Party saw that fateful winter? 74 years ago to the day, the pioneers braved a blizzard to escape over the top of what's now called Donner Pass. 1840 की दहाई थी। ईस्ट अमेरिका में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों के लिए ज़मीन कम पड़ रही थी और इन सब का डायरेक्टली इम्पैक्ट किसानों पर पड़ने वाला था, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर आबादी किसानों की ही थी। और अल्टीमेटली ऐसा ही हुआ। रिसोर्सेज कम होने की वजह से किसानों की ज़िंदगी ईस्ट अमेरिका में तंग हो गई, और ये सब कुछ इनके लिए और इनके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक चैलेंज था कि कैसे यहाँ रहकर वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे, जो कि अभी ये सब कुछ होते हुए यहाँ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वेस्ट अमेरिका में एक नया ख्वाब बेदार हो रहा था, एक रोशन कल का। California, the state with a population and economy so large that it could be compared to another big country. इस वक्त कैलिफोर्निया अभी मैक्सिको का हिस्सा था, लेकिन अमेरिकन के नज़दीक ये ज़मीन सब्ज़ो शादाब और खेती के लिए बेहतरीन थी, और समझा जाता था कि वहाँ नई नई ज़िंदगी और खेत बनाने का हर मौका मौजूद है। और इससे बढ़कर लोगों को यकीन दिलाया गया कि वेस्ट अमेरिका में ज़मीन अभी मुफ्त
या इंतहाई सस्ती मिल सकती है। अब ये उन खानदानों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देना चाहते थे। इसी अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाने के लिए जॉय डोनर और जैकब डोनर ने अपनी ही क़यादत में एक काफिला तैयार किया जो एक नई ज़मीन, एक नया घर और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका की तरफ जाने वाला था। और उन्हें यकीन था कि अगर वो कैलिफोर्निया तक पहुंच गए तो वो वहां जाकर वो सब कुछ पालेंगे जिसका वो आज ख्वाब देख रहे हैं। और ये सब कुछ इनके लिए एक सफ़र नहीं था बल्कि इनकी बच्चों की ज़िंदगी की बुनियाद रखने का फैसला था। आखिर अप्रैल 1840 में 87 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला अमरीकी रियासत इलिनॉय से अपने ख्वाबों के साथ कैलिफोर्निया की तरफ रवाना हुआ। खुले मैदान, सब्ज घास और बहते दरिया, सब कुछ सुहाना लग रहा था और कैलिफोर्निया जाने का ख्वाब और दिलकश लग रहा था। लेकिन शायद इन्हें मालूम नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। पहले जून फिर जुलाई के आते ही रास्ता थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि गर्मी अपने जोर पर थी और इनके पास जो सामान था आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। लेकिन रास्ता अभी काफी लंबा था और इस रास्ते को थोड़ा मुख्तसर करने के लिए काफिला एक नया रास्ता इख्तियार करता है जिसे हास्टिंग्स कट ऑफ कहा जाता है। और यही रास्ता इख्तियार करना इनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। किताबों में इस रास्ते को मुख्तसर बताया गया था लेकिन रियलिटी इसके अपोजिट निकली। ये रास्ता ज्यादा लंबा, ज्यादा मुश्किल और ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। निवाडा के सहरा तक ये काफिला प्यास से तड़पने लगा और इस दौरान इसके कई बैल और घोड़े मर गए, गाड़ियां टूट गई और इनका यहाँ काफी वक्त जाया हुआ। सितंबर और अक्टूबर तक आखिरकार ये काफिला चलते चलते सीरा निवाडा के पहाड़ों तक पहुँच गया। इन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ इनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान तैयार है। हुआ ये कि अक्टूबर में यहाँ शदीद बर्फबारी हुई। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि ये काफिला पहाड़ों में ही फंस गया। अब ये लोग ना तो आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था सिर्फ सरवाइव। आखिर अब ये सिर्फ उसी से गुजारा करने लगे जो इनके पास था। पहले बची हुई खुराक खाते रहे, फिर जानवर ज़िबा किए गए और जब ये सब खत्म हो गया तब दरख्तों की छाल और जमीन की जड़ें खाकर गुजारा किया गया। लेकिन ये सब कुछ काफी ना था। नया घर, नई जमीन और बड़े बड़े ड्रीम सब दफन हो गए क्योंकि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सिर्फ सरवाइव। और इसी सरवाइव के लिए आखिर वो दर्दनाक लम्हा भी आया जब सरवाइव के लिए अपने ही मरने वाले साथियों का गोश्त खाना पड़ा। महीनों तक ये अजियत जारी रही। आखिर कुछ लोगों ने पहाड़ पार करने की कोशिश की ताकि मदद ला सकें। तारीख में इस ग्रोह को फॉर्लन होप कहा जाता है। इनमें से बहुत से लोग रास्ते में ही मर गए लेकिन कुछ लोग पहाड़ पार करने में कामयाब हो गए। फरवरी और मार्च 1847 में कई रेस्क्यू मिशन इन लोगों के लिए भेजे गए और आखिर अप्रैल 1847 में आखिरी रेस्क्यू ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया। 87 में से सिर्फ 48 लोग ही सरवाइव कर पाए। फिर यही लोग अपने जख्मों, भूख और यादों के बोझ के साथ आगे कैलिफोर्निया पहुंचे। लेकिन इनकी नेक्स्ट जनरेशन को इन्हीं की सरवाइव की बदौलत नई जिंदगियां मिली और इस जनरेशन के लिए अपने पेरेंट्स के सरवाइव से बढ़कर कोई भी बड़ी सक्सेस ना थी। सर्वाइवल, स्टेबिलिटी और फिर ग्रोथ। सक्सेसफुल लाइफ को पाने के लिए ये 3 बड़ी स्टेजेस हैं। यानी जो सरवाइव करेगा वही स्टेबिलिटी को संभालेगा और फिर इसी स्टेबिलिटी से ही ग्रोथ होना शुरू होगी और यही ग्रोथ आपको फिर सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें और ये समझें कि अगर इन स्टेजेस में से सर्वाइवल स्टेज को कट कर दें, क्या हम स्टेबिलिटी को पा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर इन स्टेजेस में से स्टेबिलिटी को कट कर दें तो क्या हम ग्रोथ स्टेज को पा सकते हैं? सिंपली इस स्टेज को कट करने से हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। डोनर पार्टी के जो 48 लोगों ने सरवाइव किया वही कैलिफोर्निया तक पहुंचे। वहां घर, जमीन लेकर खुद की लाइफ में स्टेबिलिटी लाकर न्यू जनरेशन को ग्रोथ तक पहुंचाया। फिर इनकी नेक्स्ट जनरेशन ने ग्रो करके वो सब कुछ पाया जिनका ख्वाब इनके पेरेंट्स ने कभी देखा था। इस सारे रोड मैप को समझने के बाद एक चीज तो वाज़ेह है कि आज हमारी सक्सेस के लिए हमारे पेरेंट्स वो स्ट्रॉन्ग पावर हैं जिन्होंने सक्सेस स्टेजेस की 2 बड़ी स्टेजेस को पूरा किया या फिर पूरा कर रहे हैं और सिर्फ एक स्टेज हमारे नाम की। और ऑनेस्टली इस स्टेज को हमारे सिवा कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो फिर ये सवाल कैसा कि हमारे पेरेंट्स ने
खुद की स्ट्रगल से, खुद की एफर्ट से और खुद सेक्रीफाइसेस से क्या बदला? तो इसका जवाब है कि क्या कुछ नहीं बदला। वो छत जो कभी टपकने से रातों की नींद उड़ जाती, लेकिन आपको वो छत बदली हुई मिली जहां आप सुकून से सोते हो। एक जोड़ा जो हर खुशी के मौका पर पहना जाता था, लेकिन आपको हर खुशी के मौका पर हर बार बदला हुआ जोड़ा मिला। आराम से खाते हो और एंजॉय करते हो। अब हमारे लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है कि सक्सेस की 3 बड़ी स्टेजेस में से कौन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है और कौन नहीं। वेल, पेरेंट्स तो कर रहे हैं या कर चुके हैं या करेंगे, लेकिन आप क्या अपने पेरेंट्स की तरफ से दी गई सिर्फ एक स्टेज को पूरा कर रहे हो कि नहीं? क्या आप उनके सर्वाइवल से, उनकी स्टेबिलिटी से खुद की ग्रोथ अपनाए बैठे हो कि नहीं? वो ख्वाब जिसे देखने के बाद आपके पेरेंट्स सक्सेस की 2 बड़ी स्टेजेस पूरा कर रहे हैं, क्या आप उस ख्वाब को पूरा कर रहे हो जो सिर्फ आप ही से मुमकिन है? अगर नहीं तो फिर सवाल पेरेंट्स से नहीं बल्कि आपसे होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया, आपने अपनी लाइफ में क्या बदला। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सब कुछ बदला, बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। अगर आप भी अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ बदलने के लिए तैयार हैं तो फिर कमेंट में लिख दीजिए कि आई लव माई पेरेंट्स।